आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है हमारी, ये होने वाली है वन शॉट वीडियो ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज़ मैथ्स फॉर लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम्स, जो कि 1 मार्च 2026 को होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। बिकॉज़ ये एक वन शॉट वीडियो है तो इसमें हम बेसिक आइडियाज़ जो है वो लेंगे। तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को विद टॉपिक नंबर 1, विच इज़ मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो मेंसुरेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में बेसिकली हमने पढ़ना है 2D मेंसुरेशन एंड 3D मेंसुरेशन। ठीक है, 2D फिगर्स के बारे में पढ़ना है और 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि आपको 2D फिगर्स के बारे में पढ़ना है, 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं टॉपिक, तो अगर हम 2D फिगर्स की बात करें तो 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स उन फिगर्स को हम बोलते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। 2 डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, और 3 डायमेंशंस का मतलब जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। ठीक है, तो वो फिगर्स जिनकी 2 डायमेंशंस होती हैं, एक डायमेंशन उनकी लेंथ होती है, दूसरी डायमेंशन उनकी ब्रेड्थ होती है, उन फिगर्स को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स। और वो फिगर्स जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, उनको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम आता है, सर्कल आता है, सेमी सर्कल, ट्राइंगल और ट्रेपीजियम। तो ये जितने भी हैं, चाहे स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे रोम्बस है, चाहे पैरेललोग्राम है, चाहे सर्कल है, चाहे सेमी सर्कल है, चाहे ट्राइंगल है, चाहे ट्रेपेजियम है, ये जितने भी हैं ये सब 2D फिगर्स में आते हैं। 2D फिगर्स हम इनको क्यों बोलते हैं 2D? क्योंकि इनके 2 ही डायमेंशंस होते हैं, एक इनकी लेंथ होती है और एक इनकी ब्रेड्थ होती है। ऑन द अदर हैंड कुछ फिगर्स होती हैं जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब जो फिगर्स हैं इनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। एंड दैट इज़ वाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर्स बोलते हैं। जो 2D फिगर्स होती है, 2D फिगर्स का हम निकालते हैं एरिया, और जो 3D फिगर्स होती है उनका हम एरिया भी निकालते हैं, एट द सेम टाइम उनका हम निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके सिलेबस में मैंशनड है एरिया एंड वॉल्यूम। तो 2D फिगर्स का एरिया आपने निकालना है, और जो 3D फिगर्स होती हैं उनका वॉल्यूम और एरिया जो है वो आपने निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया जो है वो हम किस चीज़ को बोलते हैं और वॉल्यूम हम किस चीज़ को बोलते हैं। तो वो पार्ट, वो सरफेस जिसको हम छू सकते हैं, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वो पार्ट जिसको आप अपने हाथ से छू सकते हो, वो पार्ट जो है वो सिलेंडर के क्या किस में आएगा, एरिया में आएगा। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि एक सिलेंडर जो है वो कितना पानी उसमें रह सकता है, एक छोटा सा ग्लास है उसमें कितना पानी है, कितने पानी को वो उसमें रख सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इज़ वॉल्यूम। तो ये मतलब होता है एरिया और वॉल्यूम का। एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया जो होता है दैट इज़ यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यूनिट क्यूब। 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, अब वन बाय वन हम यहाँ पे कुछ 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो 2 डायमेंशनल फिगर हमारे पास आता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा 2 डायमेंशनल फिगर है? स्क्वायर ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, और सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की डायग्राम दी हुई है, तो सारी जितनी भी साइड्स हैं हमारी स्क्वायर की, उन सब का जो लेंथ है वो इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल ए। सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स भी सेम होते हैं और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। स्क्वायर का पैरामीटर किसके बराबर? पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है स्क्वायर बाउंड्री। तो बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो स्क्वायर की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसकी जो लेंथ है किसके बराबर होगी, दैट इज़ इक्वल टू 4a। और स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, वो हम किसके बराबर, वो कैसे हम निकालते हैं? स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर की जो डायगोनल होती है दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a। ठीक है, दैट इज़ डायगोनल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि
जो कि जहाँ पे दो साइड्स मिलते हैं, अपोजिट दो साइड जहाँ पे मिलते हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें डायगोनल मिलती है, और डायगोनल की जो लेंथ होती है दैट इज़ इक्वल टू √2a। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास ये दिया हुआ है, कहता है अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी डायगोनल जो है वो 5√2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बताओ पेरीमीटर और एरिया कितना होगा। तो 5√2 का मतलब क्या है कि हमारे पास डायगोनल जो है दैट इज़ a√2 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है किसके बराबर, 5√2 के बराबर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम √2 और √2 को कैंसिल करें तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 के बराबर। इसका मतलब पैरामीटर किसके बराबर आ जाएगा, 5 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पैरामीटर, और 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ्स अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, दैट इज़ रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, उसमें से जो 2 अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जितने भी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। रेक्टेंगल का पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की डायगोनल कैसे निकालते हैं, √L² + B²। ठीक है, दैट इज़ रेक्टेंगल का डायगोनल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कहता है अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ जो हमारा रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर कितना होगा और उसका एरिया कितना होगा। सिंपल सी बात है, आपने ये इक्वेशन देख ली है, √, ठीक है, √L² + B²। यहाँ पे क्या है, L दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 16, जो किसके बराबर है, जो 16 के बराबर है, प्लस B का स्क्वायर मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, ये किसके बराबर आता है, ये हमारे पास होता है डायगोनल के बराबर। डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास 5। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं दोनों साइड से इसको स्क्वायर करूं तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 16 + B² किसके बराबर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, और B² को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो B² किसके बराबर आएगा, B² आएगा 9 के बराबर। इसका मतलब B की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब अगर ब्रेड्थ मेरे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है, इसका मतलब पैरामीटर किसके बराबर होगा, इसका पैरामीटर दैट इज़ इक्वल टू, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है मेरे पास, लेंथ मेरे पास 4 है, ब्रेड्थ मेरे पास 3 है, दैट इज़ 7, तो 14 सेंटीमीटर मेरी आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगा मेरा। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर आता है, 3 × 4 दैट इज़ 12। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। अब हम बात करते हैं बाकी फिगर्स की। तो अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर आती है उसको हम बोलते हैं रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है भाई, रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस में क्या होता है, पहली चीज़, रोम्बस में जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस में जितनी भी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर इसमें रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारा रोम्बस है वो स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं है, रोम्बस जो है वो स्क्वायर से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर में होती हैं 2 डायगोनल्स। ठीक है, स्क्वायर में क्या होती हैं, स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होती हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं। लेकिन जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस में जो जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, वो अनइक्वल होती हैं। दैट इज़ एक डायगोनल बड़ी होगी, एक डायगोनल छोटी होगी। ये हमारे पास रोम्बस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बनाया है इसको। और डायगोनल यहाँ पे जो डायगोनल D1 है, यहाँ पे ये वाली डायगोनल थोड़ी लंबी है इस डायगोनल से, तो D1 जो है वो किसके बराबर है, D2 के बराबर। पैरामीटर किसके बराबर आएगा, पैरामीटर सिंपल जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है रोम्बस की वो 4a के बराबर है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1/2 × D1 × D2। ठीक है, और ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब ये आ जाएगी जो जो रोम्बस की बेस है, और ये इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब यहाँ पे
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है कि डायगोनल्स जो होती हैं वो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में काटती हैं। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ये इस लेंथ के बराबर होगी और ये लेंथ जो है ये इस लेंथ के बराबर होगी। ठीक है भाई, समझ गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कहता है अगर रोम्बस का एरिया जो है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एक डायगोनल जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, तो दूसरा जो डायगोनल है वो निकालो। कैसे निकालोगे? रोम्बस का एरिया दिया हुआ है तो किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर, तो इसको मैं लिखूँगा 50 1/2 एरिया का फॉर्मूला इंटू D1 किसके बराबर दिया हुआ है, 10 के बराबर, इंटू और क्या दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल हमने निकालना है D2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ गया। अब ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ये और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, D2 की वैल्यू। ठीक है, तो D2 की वैल्यू किसके बराबर हमारे पास आ गई, D2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट 2D फिगर आती है जिसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल जो होती है एक ऐसी पॉलीगन को हम बोलते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में देयर आर 3 साइड्स। ट्राइंगल में एक टाइप की ट्राइंगल होती है जिसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल में क्या होता है, राइट ट्राइंगल में होती है एक जो साइड होती है वो होती है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो जो बेस होती है उसके साथ बनाती है 90 डिग्री का एंगल, और एक और साइड होती है जो कि ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम हम अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आई एम प्रिटी श्योर आप सबने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कभी ना कभी ज़िंदगी में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है और प्लस बेस स्क्वायर होता है दैट इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं जो परपेंडिकुलर है उसको रिप्रेजेंट करूँगा विद ए, बेस को रिप्रेजेंट करूँगा विद बी और हाइट को रिप्रेजेंट करूँगा विद सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने निकाली। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो यहाँ पे राइट ट्राइंगल के आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक और 2D फिगर आती है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में पहली चीज़ जो देखने को मिलती है वो है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती है, मतलब ये सिमिलर होता है टू रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम होता है। पैरेललोग्राम का पैरामीटर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और पैरेललोग्राम के केस में अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम की जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट के बराबर। तो ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे दिया गया है, ये बता रहा है, कहता है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। तो कैसे आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे, पैरेललोग्राम का एरिया आप सिंपल भाषा में कैसे निकालोगे, जो हमारे पास बेस है यहाँ पे वो कितनी है, 10 है, हाइट 4 है, तो 10 इंटू 4 40 जो है दैट विल बी द एरिया। ओके, और यहाँ पे हाइट जो होती है ना वो आपको उस साइड से लेनी है जो साइड बेस है। जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बेस है तो हाइट 4 सेंटीमीटर आएगी, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट नहीं आएगी। 20 सेंटीमीटर हाइट कब आएगी, जब मैं इसको बेस लूँगा इस साइड को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम। फिर आता है एक और 2 डायमेंशनल फिगर जिसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मतलब एक ऐसी लेंथ जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, और डायमीटर, अब सर्कल की अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है, सर्कल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो किसके बराबर होता है, उसका फॉर्मूला जो सर्कल है दैट इज़ इक्वल टू 2πr होता है उसका फॉर्मूला। और सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, सर्कल का एरिया होता है πr² के बराबर। ठीक है, पाई क्या होता है भाई, पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 के बराबर, और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 3.14 के बराबर। ठीक है,
एक चक्कर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल का तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा 2πr का डिस्टेंस। लेट्स से हमारे पास रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है और अगर आपने सर्कल जो है उसका क्या निकालना है, उसका आपने सरकमफ्रेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस आप सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो 2πr के बराबर जो है वो सरकमफ्रेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल क्या होता है भाई? सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर आएगा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ किसके बराबर आएगी? सर्कल का सरकमफ्रेंस का आधा πr, और ये लेंथ आ जाएगी 2 रेडियस के बराबर, क्योंकि ये भी r है और ये भी r है। और एरिया किसके बराबर आएगा इसका? सर्कल का जो टोटल एरिया होता है उसका आधा, πr²/2। फिर हमारे पास एक और 2 डायमेंशनल फिगर, फिर हमारे पास ट्राइंगल आती है। तो ट्राइंगल की बात करें तो अब ट्राइंगल की हमने बात ऑलरेडी पहले कर दी थी, हमने ट्राइंगल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। बट हमने एक स्पेशल टाइप की ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था विच इज़ जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल जो होता है नॉर्मली 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है स्केलियन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल जहाँ पे तीनों साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। फिर आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होती है, तीसरी साइड अनइक्वल होती है, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरामीटर कैसे निकालते हैं? स्केलियन ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है दैट इज इक्वल टू a + b + c। पैरामीटर 2a + b, पैरामीटर इक्वल्स टू 3a। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं? स्केलियन ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आता है h इक्वल्स टू √3/4a²। ओके, अगर हमें साइड्स दी हुई हैं, अगर हमें हाइट नहीं दी हुई है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, जिस फार्मूला को हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया कैसे निकालते हैं? √s, s - a, s - b, s - c। s की वैल्यू किसके बराबर होती है? a + b + c के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, आपने एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया हम लोग? पहले हम क्या करेंगे? हम s की वैल्यू निकालेंगे। तो s की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 24 + 10 + 26 / 2। तो ये मैं निकालूंगा, s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 24 + 10 34, 34 + 26 इसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 + 10 34, 34 + 26 किसके बराबर आ जाएगा? 60 के, 60/2 30। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इसका निकलेगा √ हीरोन्स फार्मूला से 30। ठीक है, 30 आ गया बाहर से, मल्टीप्लाइड बाई s - a किसके बराबर आ जाएगा? s - a जो है दैट इज इक्वल टू 30 - 24 किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। और क्या आएगा? s 30 - 10 किसके बराबर आ जाएगा? 30 - 10 दैट इज इक्वल टू 20। और लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा 26, 30 - 26 आ जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूं तो जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? वैल्यू आ जाएगी 20 × 4 80, 80 × 6 480। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई? इसकी वैल्यू अगर मैं √ निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं 100 का √ निकालूंगा तो इसका मतलब 10 जो है मेरा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 10 मेरा बाहर आ जाएगा। अगर मैं 4 का √ निकालूँ, ठीक है, तो 4 का √ निकालूँ तो 2 जो है वो मेरा बाहर आ जाएगा। तो 10 × 2 बाहर आ गया। अंदर क्या आएगा? अंदर मेरे पास बचा है 3 × 6 किसके बराबर आ जाएगा? 18 × 2 किसके बराबर आ जाएगा? 36। ठीक है, 36 के बराबर आएगा। तो 36 इसका मतलब क्या है? ये आ जाए 20,
अब 10 इंटू अब 6 बराबर है 60 इंटू 2 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दैट विल बी द एरिया थ्रू हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, समझ गए हीरोन्स फार्मूला। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक और 3 डायमेंशनल फिगर है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स का जो लेंथ है वो अनइक्वल होता है। 4 साइड्स का जो, अब इसका जो पैरामीटर होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एरिया कैसे हम निकालते हैं, एरिया आता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये आता है एरिया हमारे पास ट्रेपीजियम का। ठीक है, सो दिस इज़ योर ट्रेपीजियम का एरिया। तो इस तरीके से हमने 2 डायमेंशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब 2D मेंसुरेशन पढ़ ली हमने, अब हम बात करने वाले हैं 3D मेंसुरेशन के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3D मेंसुरेशन। अब 2D में जो हमारे पास जो फिगर्स आती हैं उनमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। 3D मेंसुरेशन में क्या होता है, 3D मेंसुरेशन में लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो चलिए 3D मेंसुरेशन पढ़ते हैं। तो 3D मेंसुरेशन में क्या होता है, 3D मेंसुरेशन में हमारे पास जो सबसे पहली फिगर आती है वो आती है क्यूब। ठीक है, वो आती है क्या, क्यूब। अब क्यूब जो है ना, देखो 2D फिगर्स जो होती है ना, 2D फिगर से ही जो है 3D फिगर डिराइव होती है। स्क्वायर जो होता है ना हमारा, बहुत सारे जब स्क्वायर्स को हम कंबाइन करते हैं तो उनके कम्बिनेशन से, ठीक है, क्यूब बनता है। क्यूब की बात करें तो क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब के कितने फेस होते हैं। फेस का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट क्यूब का जिसको हम छू सकते हैं। तो कोई भी क्यूबिकल चीज़ जो है आप उठा लो और उसको छुओ तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप उसके 6 पार्ट्स को टच करोगे। तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। अब क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्यूब के अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूब का जो सरफेस एरिया हम निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू 6a²। ठीक है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a² के बराबर। और क्यूब के अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ इक्वल टू a³। तो ये 2 फॉर्मूले याद रख लो। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a² और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, a³ के बराबर। फिर आता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो रेक्टेंगल से क्यूबॉइड डिराइव होता है। रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है, हाइट अलग होती है। अब रेक्टेंगल की अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और जो हमारा क्यूबाइड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, इसके बाद सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर जो है वो सर्कल से डिराइव होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² H के बराबर। ठीक है, तो πr² H के बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया यहाँ पे 2 होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं CSA। वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2πrH के बराबर। टोटल सरफेस एरिया जिसमें सर्कुलर पार्ट्स का सरफेस एरिया भी आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब कि ये जो पार्ट है इसका सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल मतलब जहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, 2πrH के बराबर। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πrH प्लस 2πr², 2πrH प्लस R के बराबर। फिर हमारे पास आता है कोन। कोन की बात करें तो कोन के केस में वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/3 πr²H। कर्व्ड सरफेस एरिया πrL और टोटल सरफेस एरिया होता है किसके बराबर, πrL प्लस R। फिर आता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज़ इक्वल टू 4πr² और इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ इक्वल टू 4/3 πr³। हेमीस्फीयर की बात करें टोटल सरफेस एरिया जो है दैट इज़ इक्वल टू 2πr² और वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टू डायमेंशन है दैट इज़ मेंसुरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2D एंड 3D। अब आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, एक और चीज़ मेंशन्ड है, वो है कि अगर हम एक टाइप की फ़िगर को दूसरी टाइप की फ़िगर में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा। तो तब कुछ नहीं होने वाला भाई, सिंपल सी बात। देखो अगर मैं बोलूँगा मैंने स्फीयर को जो है स्फीयर को कन्वर्ट किया लेट्स से क्यूब में, अगर मैं स्फीयर को क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो एक चीज़ आप याद रखना, किसी भी मतलब स्फीयर को मैं क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा भाई, क्या चीज़ है जो जो नहीं बदलेगी,
ये चीज़ आपने देखनी है। सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सरफेस एरिया दोनों का सेम रहेगा। तो अब दोनों का सरफेस एरिया जो है उसको अगर आप इक्वेट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मेंसुरेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे। अब हमारे पास आता है ये टॉपिक नंबर अनदर टॉपिक आपके सिलेबस में। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ जानने से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शुरू करने से पहले पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब, देखो वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी हमको वैल्यू नहीं पता होती। मैथ में क्या होता है ना कि अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता है, लेट से हम एज्यूम करते हैं कि किसी इंसान के पास इतने पैसे हैं, हमको नहीं पता उसके पास कितने पैसे हैं, तो वो चीज़ जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जिस टाइप की इक्वेशन की हम बात करते हैं वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे हमारे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो 1 के बराबर होती है लीनियर इक्वेशन में। और ये जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। मतलब जैसे 4x + 2 = 10, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ 4x, ठीक है। अब जब मैं 4x + 2 = 10 इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 4x की वैल्यू 8 के बराबर, x की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो जब मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उस वैल्यू को हम 3 नाम देते हैं, या तो हम उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ x, या हम उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, या हम उसको बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन, या हम उसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि अगर हम ज़ीरो इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS और RHS जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है भाई, आपके सिलेबस में यही मेंशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन में क्या होता है, इस इक्वेशन में हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज़ 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे बदलती हैं। जैसे लेट से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x + y = 10। अब लीनियर इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे लेट से लीनियर, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 2 रखूँगा y की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 3 रखूँगा y की वैल्यू 7 आएगी। तो इसका मतलब अलग अलग कम्बिनेशंस में जो है मैं x और y की वैल्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब ऐसे ही अगर मैं देखूँ तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ और y की, तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास आ सकती हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं अगर मैं इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करूँ, ये ग्राफ है जहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब मैं इन अलग अलग पॉइंट्स को जो है ग्राफ पे प्लॉट करके एक इनको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे मिलती है, वो यहाँ पे क्या है वो मुझे मिलती है। तो ये है हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखने को मिलती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं भाई, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, कुछ लीनियर इक्वेशंस में अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, x + y = 10, x + -y = 16। अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर और y की वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब एक टाइप की जो लीनियर इक्वेशन होती है, इस टाइप की लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं 2 ग्राफ्स की वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, एक सोल्यूशन जो है इनका क्या होता है, कॉमन सोल्यूशन होता है। तो ये एक टाइप की आपके पास यहाँ पे आ जाती है लीनियर इक्वेशन टू। फिर दूसरे टाइप की लाइन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन।
और तीसरे टाइप की लाइन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन। अब अगर हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें विद A1, एक लीनियर इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूँ विद A1x प्लस B1 y प्लस C इक्वल्स टू 0, लाइन 1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है A2x प्लस B2 y प्लस C इक्वल्स टू 0। इस केस में अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि दो लाइंस जो क्या है जो हैं इस केस में वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी और उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। उसके बाद अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि दो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आपको बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखनी है। इसका कोई और इन दोनों का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हैं A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, इसका मतलब कि ये तीनों इक्वेशंस क्या हैं, ओवरलैप कर रही हैं, दो लाइंस ओवरलैप कर रही है और इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि बताओ लाइंस इंटरसेक्ट जब करेंगी तब A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के बीच में क्या रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। आपका बॉड मास जिसको हम बोलते हैं, तो बॉड मास भी आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि सिलेबस में मैंशन है। तो बॉड मास का मीनिंग क्या होता है भाई? तो बॉड मास का मीनिंग यार बहुत सिंपल होता है भाई। बॉड मास का मीनिंग इज़ वेरी सिंपल, उतना कोई ख़तरनाक मीनिंग नहीं होता है। तो बॉड मास का मतलब होता है भाई ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब पहले आपने ब्रैकेट उतारनी है। ब्रैकेट में डिफरेंट टाइप की ब्रैकेट आती है, एक आती है लाइन ब्रैकेट, एक आती है स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनको उतारने के बाद आपने फिर उसके बाद आपने काम करना है, आपने डिवीजन करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 1/10 इंटू 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले हमने क्या करनी है, बॉड मास में डिवीजन। इसका मतलब पहले हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली ये 20 इंटू 10 बाई 1 इंटू 2, सिंपल देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 10 बाई 1 10 आ जाएगा और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगी वैल्यू? 400 के बराबर। ओके, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सॉल्व जो है वो करनी है। ओके, सिमिलरली आपके और भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 40 माइनस 40 प्लस 10, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब 50 माइनस 40 प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा? -30 के बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। ठीक है, तो ये है बॉड मास। तो इस तरीके से बॉड मास के रूल्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक और टॉपिक आपके, एक और चीज़ है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हम आपको एग्जांपल देंगे यहाँ पे एक दुकानदार की। तो एक दुकानदार है, ठीक है, हमारा एक दुकानदार है। वो दुकानदार क्या कर रहा है, वो एक चीज़ खरीद रहा है। तो जिस प्राइस पे चीज़ को ख़रीद रहा है एक दुकानदार, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या परचेज्ड प्राइस CP। और जिस प्राइस पे दुकानदार चीज़ को बेच रहा है उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और SP। क्या बोलते हैं हम उस चीज़ को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस और SP। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, अगर जिस प्राइस पे दुकानदार चीज़ को बेच रहा है वो प्राइस उस प्राइस से ज़्यादा है जिस प्राइस पे दुकानदार उस चीज़ को ख़रीद रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। और प्रॉफिट किसके बराबर हम निकालते हैं? प्रॉफिट जो है दैट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और दूसरा केस होता है अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दुकानदार को लॉस हो गया। ठीक है, मतलब दुकानदार जो है उसको नुकसान हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ इट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज सिंपल होता है भाई। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट को जब हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 100, तो हमारे पास आता है क्या? हमारे पास आता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, और लॉस को जब मैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूँगा मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आ जाएगा लॉस परसेंटेज। ठीक है,